हेलो बच्चों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री के लिए लर्निंग साइट। चलिए आज जो है हम लोग जो हमारा क्लास चल रहा है क्लास 12 यूनिट 9 जिसका नाम क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका अगला टॉपिक जो है हम लोग करने वाले हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप उसके माध्यम से आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो इससे देखिए पहले जो है इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे क्लास कर चुके हैं। तो अगर आप पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, पहले क्लास नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस टॉपिक को समझिए, क्योंकि उस टॉपिक से बहुत सारे जो चीज़ होंगे इसमें काम आएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ हमारा क्या है, उपसंश्लेषण यौगिक का क्या संयोजकता आगम सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट में जो है हम लोग क्या करते हैं VBT, क्या कहेंगे इसको शॉर्ट में इसको कहेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। प्रश्न भी आता है कि VBT का यानी संयोजकता आगम सिद्धांत का उपयोग करते हुए इस प्रश्नों का ये बात बताएं, यानी इस प्रश्न का क्या करें, समाधान करें, सॉल्यूशन करें, हल करें। तो आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लें और उसके बाद इसे देखें। इसे भी देखिए, हम डायरेक्टली चाहेंगे कि आपको जो है अच्छे से क्या करें, समझाने का कोशिश करें, लेकिन अगर आप उसे देख कर देखेंगे तो आपको बेहतर तरीका समझ में आएगा, क्योंकि आसान भाषा में जो है बाकी सब्जेक्ट को हम जो वीडियो है उन सब में सबको एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये लिखा हुआ है उसके अनुसार आप देख रहे हैं कि हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, इसी कारण जो पॉइंट हम पढ़ाने वाले हैं उसको पहले दर्ज कर दिए, नोट कर दिए हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे और जो काम का चीज़ है उस पर काम करेंगे। देखिए क्या है, उपसंश्लेषण यौगिक का संयोजकता आगम सिद्धांत, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक है CFT, वो भी इसी के एक्सप्लेन यानी कि संकरण का एक्सप्लेन करने के लिए ही किया जाता है। पहला क्या है इसमें देखिए, इसमें पॉइंट का लिखाया गया है यह सिद्धांत पॉलिंग, जो साइंटिस्ट जो दिए इसके बारे में जानकारी का नाम क्या है, पॉलिंग। यह सिद्धांत पॉलिंग के द्वारा 1931 ईस्वी में, कब 1931 ईस्वी में दिया गया था। यानी कि VBT जो था, यानी VB थ्योरी जो था किसके द्वारा दिया गया था, पॉलिंग के द्वारा। कब, तो 1931 ईस्वी में। यह समीकरण के तौर पर यानी एक इक्वेशन के रूप में क्या है, आधारित है, समीकरण के तौर पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के मुख्य अभिलक्षण, इसके जो मुख्य अभिलक्षण है वो निम्न है, बस 3 बात है, 3 बात याद कर लेंगे। तो संकरण बनाना, हाइब्रिडाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उससे उसका आकृति बनाना, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो पहला बात है वो बात यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, अगर आप नहीं पढ़े तो आप ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है, तो देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाएं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, यहाँ निकेल है, ये Cl4 है और ये 2 निगेटिव है, तो ये जो Ni हो गया यही हमारा क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु। निकेल हमारा क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु। वही बोला है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड्स के साथ उपसंश्लेषण आबंध के लिए, आबंध के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराता है। देखिए ये जो लिगेंड है, एक और वर्ड है लिगेंड, ये देखिए ये है जो Cl4 है वो हमारा क्या हो गया, लिगेंड हो गया। फिर से देखिए दोनों बात समझ लिए। निकेल जो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और Cl जो है हमारा क्या है, लिगेंड। देखिए क्या बोला है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ उपसंश्लेषण आबंध के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है, जगह। यानी कि सबसे पहले बात को समझ जाइए, संकरण में जो है खाली कक्षक भाग है, एक भी भरा कक्षक भाग नहीं लेता है। दूसरा क्या है, लिगेंड के पास कम से कम एक सिग्मा कक्षक होता है,
एक सिग्मा का जो निर्माण होता है, इस सिग्मा का, वो ये देखिए एक बॉन्ड से होता है। सिग्मा का निर्माण, कक्षा का निर्माण किससे होता है? एक बॉन्ड से। और एक बॉन्ड में जो होते हैं वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक बॉन्ड में कम से कम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। और एक बॉन्ड में एक सिग्मा, तो हम भी बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या? एक सिग्मा। होगा कि नहीं होगा? देखिए एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, और एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन के संयोग से। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन बराबर एक सिग्मा नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ यही कहा गया है, यहाँ समय बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? उप संयोजन। तो जितने भी आबंध होंगे वो सब कौन सा आबंध होगा? उप संयोजन आबंध होगा। तो वह लिगेंड के पास कम से कम एक सिग्मा कक्षक रहता है, क्योंकि लिगेंड वो होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? दान करते हैं। तो इसलिए इसके पास तो सिग्मा कक्षक रहेगा ही रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि धातु और लिगेंड, ये धातु और लिगेंड, ये क्या करा? धातु और ये क्या है? लिगेंड। धातु और लिगेंड के बीच आबंध इलेक्ट्रॉन दाता के कारण तो बोल रहे हैं। लिगेंड जो होता है सेंट्रल मेटल को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और उसी के कारण जो होता है मेटल और लिगेंड्स में क्या होते हैं? आबंध बनते हैं। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन दाता के कारण। बस इतना सा छोटा सा 3 पॉइंट है, डीवीटी का, तीनों समझ लेना है और इस पर आगे कार्यक्रम करना है। तो हम चाहेंगे आप स्क्रीनशॉट कर ले और आसानी से समझें। हो गया? कर लीजिए। चलिए हटा देते हैं और जो काम करना है हम लोग वो काम करते। हो गया ना? एक बार फिर से देख लीजिए, उसके सब नहीं किया है तो एक बार पुनः कर लीजिए। चलिए मैंने जो काम करना है वो यहाँ से, जब हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, यानी कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी मान लीजिए कि ये होता है कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कोई मेटल होगा, यहाँ पे कोई लिगेंड होगा, ठीक है? यहाँ चारों ओर क्या होंगे? लिगेंड होंगे और सेंटर में क्या होगा? कोई मेटल होगा। देखिए एक बॉन्ड बना है, एक सिग्मा, एक बॉन्ड बना है, एक सिग्मा, एक बॉन्ड बना है, एक सिग्मा, एक बॉन्ड बना है, एक सिग्मा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जटिल कंपाउंड में हो जाएगा NiCO हॉल को, NiCO हॉल पर सेंटर में जो हो जाएंगे नीनो Ni हो जाएंगे। इधर जो है CO है, इधर भी जो है CO है, इधर भी है CO है, और इधर भी क्या है? हमारा CO है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के रूप में है और निकेल जो है केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में है। तो देखिए जब हम लोग जनरल अवस्थांतरण का बात करें, वो ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो या फिजिकल का हो, जनरली अगर हमें 4 सिग्मा मिलता है तो संकलन हम क्या कहते हैं? sp3। जनरली हमें कहीं से क्या मिलेगा? 4 सिग्मा। जस्ट एग्जांपल इसका देखिए CH4 में कोई बोलेंगे कार्बन का संकलन कितना है तो क्या कहेंगे? sp3। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाएगा, 4 बॉन्ड से हमें 4 सिग्मा मिल जाएगा और 4 सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? sp3। लेकिन कोऑर्डिनेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन के केस में ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? तब 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं। कोऑर्डिनेशन में 2 तरह के संकलन बनते हैं। एक बनता है sp3, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल, और हिंदी में कहेंगे चतुष्फलकीय। इंग्लिश में क्या कहेंगे? शेप इसका टेट्राहेड्रल, और हिंदी में क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय। और एक होता है DsP2 स्क्वायर प्लेन, यानी वर्ग समतलीय। DsP2 को क्या कहेंगे हिंदी में? वर्ग समतलीय। यानी कि देखिए सर 50% जो है ना आंसर यहाँ क्लियर होता है। 50% आंसर जानने के लिए जो होता है हमें पूरा VT का सहायता लेना पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का सहायता लेना पड़ता है, और पूरा कार्यक्रम जो होता है हमें करना पड़ता है। यानी
यानी मान लीजिए कि एक कंपाउंड कितना है CO हॉल पर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4, तो ये फिक्स हो गया कि आज का या तो संकरण क्या होगा sp3 या तो संकरण क्या होगा dsp2। ये बात दिमाग में रखिए। इसी तरह से जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होते हैं जटिल कंपाउंड में, 4 या तो 6 या तो 4 या तो 6। अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछा सकते हैं का है, तो ये काहे के लिए जाइए, एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसको जो है ना थ्योरेटिकल चीज है, इसको हम सिर्फ समझ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि का है। 4 और 6 होता है, और इसी का व्याख्या जो वर्णन नहीं कर पाए थे, ठीक ना, इसी कारण उनका जो सिद्धांत था वो फेल कर गया था, ठीक ना, बहुत कुछ नहीं समझा पाए थे। तो बात यहाँ जो है उसका हम लोग कर लेते हैं कि ये थ्योरेटिकल चीज है, और थ्योरेटिकल चीज को सिर्फ समझा जाता है कि कैसे कैसे ये हुआ, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजें जाकर हम लैब में उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसे कि नमक में पानी डालेंगे तो क्या होगा, गर्म पानी में कोई कलर डालेंगे तो क्या होगा, ये सब प्रैक्टिस करने का चीज है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बट ये सब थ्योरेटिकल चीज है, इसको हम थ्योरी के कोशिश क्या कर सकते हैं, नोट करके समझ सकते हैं। इसी कारण यहाँ आगे हम लोग बढ़ेंगे। और इसमें बोलना क्या है, जैसे इसमें देखिए 4 आया तो संकरण क्या हो सकता है sp3 या dsp2। जब इसी तरह से इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 2 प्रकार के संकरण हैं। एक हो जाएगा क्या d2sp3, और एक हो जाएगा क्या sp3d2। जो नहीं पढ़े लिखे हो कहेगा का किए हैं, कुछ नहीं किए, इधर वाला को इधर कर दिया क्या किए हैं, इधर वाला को इधर कर दिया, वही तो है ना, वही नहीं है। इसको समझने के लिए एनर्जी लगता है, दिमाग भी होगा, और आपको थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए इस बात को समझने के लिए, तो वही समझ पाइएगा। इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल, और इसको कहते हैं बाहरी या बाह्य कक्षक संकुल। मतलब इसमें जो होगा अंदर आंतरिक कक्षा भाग लेगा, और उसमें जो होगा बाहरी कक्षा भाग लेगा। किसका, डी का। तो अंदर डी है तो आंतरिक, बाहर डी है तो बाहर, अंदर डी है तो आंतरिक और बाहर डी है तो बाहरी। जैसे देखिए इसका जो विन्यास होता है जनरल, वो होता है n-1 d ns np। जब ये बाहरी है तो ये हो जाता है ns np nd। कहने का क्या है कि अगर हम s की जगह 4 लेते हैं तो d हमारा 3d रहेगा, क्यों, क्योंकि जितना एक का वैल्यू होगा उसमें से एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर s का वैल्यू 4 है तो d का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। बात को एक बार फिर से समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो हमारे पास में 2 तरह के ऑप्शन है, जैसे कि सिक्का उछाला जाता है, सिक्का उछालते हैं तो 2 प्रोबेबिलिटी है, 2 प्रायिकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल। सेम उसी तरह से जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो 2 प्रायिकता है, हेड या टेल, क्या, या तो sp3 या dsp2। जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो या तो d2sp3 या तो क्या sp3 d2sp3 को क्या कहते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल, और इसको क्या कहते हैं, बाह्य या बाहरी कक्षक संकुल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें जो होगा विन्यास हो जाएगा क्या, n-1 d ns np। इसमें का जो विन्यास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ns np nd, सब इक्वल। बाहर का d भाग लेगा, इसमें d बाहर है, अंदर का d भाग लेगा, इसमें d क्या है, अंदर है। इसका एक और नाम है या निम्न चक्रण संकुल, जिसको या कहते हैं उच्च चक्रण संकुल, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लीजिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। विन्यास क्या है, A-1D NS-NP, ये क्या है इसका NS-NP और ND। ये देखिए इसका अपने नाम क्या है, निम्न चक्रण संतुलन यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसका एक और नाम होता है, इसका जो नाम होता है वो होता है युग्मित चक्रण संकुल यानी कि पेयर स्पिन कॉम्प्लेक्स, पेयर स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक क्या हो जाता है, या मुक्त यानी फ्री स्पिन संकुल। तीन नाम है इसका सर, और नाम पर बन जाइए, काम कर जाइए, बस ये भी अगर आपके दिमाग में तो काम चल जाएगा। आंतरिक कक्षक संतुलन का नाम क्या है, निम्न चक्रण संतुलन या अयुग्मित चक्रण संतुलन। बाह्य कक्षक संतुलन का नाम क्या है, उच्च चक्रण संतुलन या मुक्त चक्रण संतुलन। यानी कि इसमें सब जगह में पेयर पेयर होंगे, युग्मित होगा, सब में दो इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि ये सब क्या रहेंगे, अकेला अकेला रहेंगे, यानी कि सब में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखिए एक बार पुनः आ जाइए, हम लोग कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो दो तरह का हमारे पास ऑप्शन होंगे, एक क्या sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 स्क्वायर को लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो दो तरह का हो जाएगा हमारे हाथ में, क्या d2sp3 और sp3d2। यहाँ देखिए आसान बात यह है कि दोनों का जो ज्योमेट्री होता है, जिसको बोलते हैं लोग क्या, आकृति या ज्यामिति, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। यही प्लस पॉइंट है, ऑक्टाहेड्रल। जैसे कि आकृति या ज्यामिति होता है, दोनों कंडीशन में सेम होगा। d2sp3 भी रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल, और sp3d2 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। इस पर चलिए, जब तक हम लोग प्रश्न नहीं करेंगे वो इस तरह से समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर क्या करें, प्रश्न करें। तो ठीक है, प्रश्न करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इस पर हम लोग प्रश्न